हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। आज हमें देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। लास्ट लेक्चर में जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो वहाँ पे हमने देखा जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होता है तो करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। करंट का फ्लो शुरू हो गया तो जो भी अप्लायंस हमने टर्न ऑन किया था वहाँ पे वो अपना रिस्पेक्टिव फंक्शन शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर बल्ब का स्विच ऑन किया था तो बल्ब ऑन हो जाएगा, फ़ैन का स्विच ऑन किया हुआ था तो फ़ैन ऑन हो जाएगा। पर उसी का एक साइड इफ़ेक्ट भी हमने देखा जब ओहम लॉ पढ़ा, जहाँ से हमारे पास आया था V इज़ इक्वल टू आई आर, और वहीं से अगर करंट निकालेंगे तो हमारे पास V अपॉन आर आ जाता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस होती है ये ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो ये हमारा कंडक्टर था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली फ्लो कर रहे थे, अभी ये मूव कर रहे हैं अपनी डायरेक्शन में, और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट फ्लो करता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, अचानक से पॉजिटिव चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव चार्जेस हो सकते हैं, या फिर अगर ये मान लो सिल्वर का था कंडक्टर तो हो सकता है यहाँ पे कुछ एटम थे जिनके इलेक्ट्रॉन फ्रीली नहीं घूम रहे थे। ये क्या करेंगे, अब ये इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को हिंडर करेंगे, रोकेंगे, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे। तो उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस फॉर्म में हमें दिखाई देती है, ये फील होती है, तो हीट हो जाएगा ये, ठीक है। हीट इतनी ज़्यादा भी हो सकती है कि वो जल सकता है अप्लायंस पर्टिकुलर। तो जो रेजिस्टेंस होती है ये क्या करती है, इन फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को हिंडर करती है, रोक देती है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे वहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज भी आ चुके हैं, और पॉजिटिव चार्ज का तो कोई रोल ही नहीं है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में। यहाँ पे ये देखो नॉर्मली ऐसे फ्लो कर रहे थे, पर अचानक से क्या हुआ, जो बाकी के एटम्स थे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी तो थे, पॉजिटिव चार्जेस भी तो थे, ये क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ चुका है, यहाँ पे भी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अब यहाँ पे टफ हो जाएगा, जिस वजह से हीट प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही पे ऐड ऑन होने लग जाएंगे। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, रेजिस्टेंस आ जाती है, रुकावट आ जाती है। और रेजिस्टेंस कैसे निकली थी अपने पास, तो जो V था दैट वाज इक्वल टू आई आर एज पर द ओहम्स लॉ। ओहम लॉ क्या कहता था कि जब टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे तो उस टाइम पे V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है इसको जब हमने रिमूव किया देन वी विल नोटिस कि हमारे पास आ गई रेजिस्टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला जो फैक्टर रहता है वो रहता है लेंथ। जो भी वायर है हमारी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा उसकी लेंथ कितनी है, पहला फैक्टर आएगा लेंथ। दूसरा फैक्टर आएगा एरिया, लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू एल स्क्वायर, और वो क्या हो गया, हमारा एरिया आ जाएगा। थर्ड जो आएगा यहाँ पे वो रहेगा नेचर ऑफ वायर, यानी कि वायर बनी किस चीज़ की है, तो नेचर ऑफ वायर यहाँ पे हम देखेंगे। एंड चौथा जो फैक्टर रहेगा यहाँ पे वो रेजिस्टेंस, टेम्परेचर का रोल रहेगा। टेम्परेचर क्या इम्पैक्ट डालेगा रेजिस्टेंस के ऊपर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड सो ऑन। वन अंडरस्टैंड करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ वाला फैक्टर। लेंथ वाले फैक्टर के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, उसको पहले याद कर लो कि जो रेजिस्टेंस है ये लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर एरिया देखोगे तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस फॉर्मूले को अभी याद कर लो, समझने में बहुत इजी रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर लेंथ इंक्रीज़ करती जाएगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करती जाएगी, पर अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है तो अगर एरिया डिक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हुई। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है लेंथ। लेंथ के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो लेंथ में हम देखते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर मतलब लेंथ आप बढ़ाए जा रहे हो वायर की, ये कोई वायर है, ये देखो यहाँ पे, अगर इस वायर को आप लंबा कर रहे हो और एक छोटी सी वायर ले लेते हैं लाइक दिस, तो जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पे रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। क्यों, देखो इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा थे, ठीक है, पर ऑब्स्ट्रक्शन भी तो उतनी ज़्यादा हो जाएगी, और इतना इलेक्ट्रॉन्स को इतना ज़्यादा डिस्टेंस जब ट्रैवल करना है तो बीच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, जिस वजह से इनके फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। वहीं पे अभी देखो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पहुँच ही गए थे, अब अगर वायर का साइज़ छोटा होता तो इलेक्ट्रॉन जल्दी अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँच जाते, रादर देन कंपीटिंग विद द पॉजिटिव चार्जेस। या फिर एटम्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, पूरा का पूरा एटम जिसके जो टूटा नहीं है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के अंदर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कम करना पड़ रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो उस वजह से वो अपनी डेस्टिनेशन पे टाइम से पहुँच जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जितनी लंबी वायर होगी अपने पास उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है, दैट इज़ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ये था फर्स्ट फैक्टर। तो लेंथ के इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता रहेगा।
सेकंड जो आएगा वो है एरिया, यानी कि 1/A। इनवर्स रिलेशन है, यहाँ से पता लग रहा है जितना ज़्यादा एरिया उतनी कम रेजिस्टेंस। अब मान लो एक पीस ऑफ वायर है, दोनों ही सिल्वर के बने हैं, एक आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ये एक आपकी ब्रेड्थ आ गई, इधर को आपकी लेंथ आ गई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ आपके पास एरिया आ जाएगा। तो इन दोनों की, अब एक वायर तो ये है, दोनों ही सिल्वर के बने हैं, AG हम लिखते हैं ना सिल्वर के लिए, वैसे ही एक और नीचे सिल्वर का ही है सेम, पर इसका जो एरिया है वो कम मिलेगा हमें। अब देखो अगर इसका एरिया कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेंगे क्योंकि सिल्वर का एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अब कि जो इलेक्ट्रॉन है, जब एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे चौड़ाई आपको देखो अब ज़्यादा मिल रही है ना, एरिया जगह जो है यहाँ पे वो ज़्यादा मिल रही है, तो इलेक्ट्रॉन अपने डेस्टिनेशन पे टाइमली पहुँच जाएंगे। पर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे भी जब देखने को मिलेंगे तो एरिया कम होने की वजह से हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो रुक जाएगा इस केस में। तो हेंस हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम। तो यहाँ से हमें दूसरा फैक्टर समझ में आ गया, दैट इज़ R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो दो पढ़ चुके हम अभी तक, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब देखेंगे नेचर ऑफ वायर। अगर तो वायर बनी है सिल्वर की, कॉपर की, तो ये तो अच्छे कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर हैं, ठीक है। पर वहीं पे अगर कोई हमने ऐसा मेटल उठा लिया जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता ही नहीं है, तो उसमें क्या हो जाएगा? तो उस केस में हम देखें, मतलब इन शॉर्ट जो भी कंडक्टर्स होते हैं वो सारे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे, तो जैसे इनमें तो अच्छा फ्लो करेगा कंडक्टर्स के अंदर। तो रेजिस्टेंस किस में देखने को मिलेगी? इंसुलेटर्स के अंदर। जैसे अगर अब मैंने ग्लास ले लिया, तो ग्लास तो इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है ना, तो ग्लास की कोई वायर है उससे तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। डेकोरेशन पर्पस से बाहर से ग्लास लगा दिया होता है ताकि वो एक प्रोटेक्टिव वे रहे साथ के साथ, और जो एस्थेटिक व्यू होते हैं वो भी दिलाए जाते हैं। तो नेचर ऑफ वायर हम देखते हैं कि वायर किस चीज़ की बनी हुई है, यहाँ पे हमें वायर कब बनना देखना पड़ता है। और चौथा जो फैक्टर बनेगा अपने पास वो है रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर की वेरिएशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। मैंने बोला अपने अप्लाइंसेस देखना, जब भी हीटअप हो जाते हैं आपको स्विच बंद करना पड़ता है ना। वो हीटअप क्यों हुआ? बिकॉज वहाँ पे जो नंबर ऑफ कोलिजन थे बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्जेस वो इंक्रीज़ करे जा रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर पा रहे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जिस वजह से हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। और अल्टीमेटली वी विल नोटिस कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पे रेजिस्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। तो हमने यहाँ पे 4 फैक्टर देख लिए जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। वन इज़ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा हमने देखा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, तीसरा फैक्टर हमने देखा वायर किस चीज़ की बनी हुई है, कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, चौथा हमने देखा कि जो आपका रेजिस्टेंस है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ओवरऑल अगर फॉर्मूला निकालूँ मैं लेंथ और एरिया के टर्म में, तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को तोड़ देते हैं तो उससे कैपेबिलिटी आ जाएगी कि ये रेजिस्टेंस कॉज करने की कैपेबिलिटी को हम बोल देते हैं रेजिस्टिविटी। मतलब किसी भी अप्लायंस के अंदर ये जो रेजिस्टेंस आती है तो किस कैपेबिलिटी की वजह से आती है? रेजिस्टिविटी की वजह से। अब ये रेजिस्टिविटी कहाँ से आएगी? अभी बोला ना रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मैं रिमूव करूंगी तो मेरे पास एक साइन आएगा दिस वन, इसको हम बोलते हैं रो, इसको हम रो बोल देते हैं, और लेंथ अपॉन एरिया वैसे ही रह जाएगा। तो अगर मुझे रो की यूनिट निकालनी होगी तो ये रहती है रो, और उधर चला जाएगा एरिया, और यहाँ पे आ गया एल। तो एरिया और लेंथ की तो मीटर मीटर आ जाएगी ना। तो आर की कितनी थी? ओहम, याद करो रेजिस्टेंस की यूनिट वॉज ओहम। एरिया की कितनी थी? मीटर स्क्वायर, और नीचे एल है एम, तो एक एम से तो एक एम कट गया, तो ये मेरे पास आ गया ओहम मीटर। ओहम मीटर जो है ये रेजिस्टिविटी की यूनिट है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी उस अप्लायंस के अंदर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुई उस कैपेबिलिटी को हम क्या बोल देते हैं? रेजिस्टिविटी। तो दिस इज गोइंग टू बी ओहम मीटर। नाउ यहाँ पे देखा गया है कि रेजिस्टेंस को अगर हम रेजिस्टर जो होते हैं हमारे पास जो रेजिस्टेंस कॉज करते हैं ताकि ओवर करंट भी फ्लो ना कर जाए, तो उनको भी तो कंट्रोल करना है, तो रेजिस्टर लगाने पड़ते हैं। तो सीरीज़ में लगाने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है और पैरेलल में लगाने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो इनके फॉर्मूला याद रख लो आप। जब भी सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था? V इज इक्वल टू आई आर, और R यहाँ पे सिर्फ हमारे पास R का काम है। तो R जब भी सीरीज़ में जुड़ेगा तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको बस ऐड कर देना है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। और जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे आप, मतलब दो तारे हैं, यहाँ पे भी अलग से लगाया है, यहाँ पे भी अलग से लगाया है, यहाँ भी, इस तरह से अगर पैरेलल उसको जोड़ रहे हो आप, तो पैरेलल के केस में 1/R आ जाएगा, और सामने लिखोगे जो भी R1 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू है, R3 की वैल्यू है।
तो आपकी स्टेट एग्जाम्स वगैरह में तो ये वाले क्वेश्चन नहीं आते, तो हम न्यूमेरिकल्स पे नहीं जाएंगे। अब आते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट कुछ नहीं है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को ही हम रियोस्टेट बोल देते हैं। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, कहीं पे आपने 2 ओहम की आपको रेजिस्टेंस चाहिए, कहीं पे आपको 4 ओहम की रेजिस्टेंस चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है इसी को हम क्या बोल देते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट बेसिकली एक अप्लायंस होता है जिसकी हेल्प से जो रेजिस्टेंस है वो वेरी की जाती है। डिपेंड करता है कि करंट कितना चाहिए। अगर ज़्यादा करंट चाहिए होगा तो कम रेजिस्टेंस कर देंगे, अगर कम करंट चाहिए होगा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस कर देंगे। तो दैट वेरिएबल रेजिस्टर इज़ नोन एज रियोस्टेट। उसके अलावा हम देखेंगे कि तो ये देखो यहाँ पे लिख दिया है कि इसको क्यों कनेक्ट किया जाता है, ताकि जो करंट का फ्लो है उसको हम चेंज कर सके सर्किट के अंदर बिना वोल्टेज को चेंज किए। उसके बाद आते हैं हमारे पास गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम करते हैं ताकि छोटे से छोटे अमाउंट का करंट हम मेजर कर सकें। करंट तो मेजर करेंगे, वो तो एमीटर भी करता था, पर गैल्वेनोमीटर में एक खास एडवांटेज ये मिल जाती है कि हम डायरेक्शन को भी पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में करंट का फ्लो कर रहा है। और इवन लो रेजिस्टेंस पे भी गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट कर लेता है अलॉन्ग विद इट्स डायरेक्शन। एमीटर भी बहुत सेंसिटिव होता है टुवर्ड द करंट, बट हमने वहाँ पे डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा था। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट तो मेजर कर लेता है, उसके अलावा डायरेक्शन भी बता देता है कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है हमारा करंट, इवन एट अ वेरी लो रेजिस्टेंस। एक हीटिंग लॉ आता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखेंगे, जिसमें जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो हमारे हीटर्स लगेंगे, अब विंटर सीजन चल रहा है तो जो भी हीटर वगैरह लगते हैं उसके अंदर यही प्रिंसिपल लगता है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब सोचो, लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास हीटर है। अब हीटर से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है ना, तो वो करंट दिखा रहा है या फिर रेजिस्टेंस दिखा रहा है, यस वो रेजिस्टेंस को दिखाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, दैट इज H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करवाई जाती है। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे यूज़ करी जाती है जिसकी हेल्प से हमारे पास रेजिस्टेंस, करंट भी फ्लो करता रहे और रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो, सो दैट हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी इतना ज़्यादा रहेगा और कोलिजन भी बहुत सारे रहेंगे अलॉन्ग विद द पॉजिटिव चार्ज। 1 सेकेंड। उस वजह से क्या होता है यहाँ पे, वी विल सी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा उतने ही ज़्यादा जब पॉजिटिव चार्ज के साथ भी कोलिजन्स होंगे, देन वी विल नोटिस कि उस अप्लायंस के अंदर हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। तो इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो टेम्परेचर अल्टीमेटली इंक्रीज कर गया, तो H फॉर हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर, यानी कि करंट, R रेजिस्टेंस और T टेम्परेचर। इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। और सब्सटेंस ऐसा चूज़ किया जाता है, लेट से नाइक्रोम को यूज़ किया जाता है, जनरली आपने सुना होगा, कार्बन ट्यूब्स आती हैं उनको आपने सुना होगा। तो ऐसा सब्सटेंस यूज़ किया जाता है जो जले भी ना, मतलब इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने पे आग नहीं लग सकती बाकी अप्लाइंसेस में। तो नाइक्रोम वगैरह जो होते हैं, यहाँ पे जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है उतना ही मज़ा आ रहा होता है आग सेकने का। उसमें आग तो नहीं होती, वो हीट सेकने का होता है बेसिकली। तो वहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो नाइक्रोम है ये हीट भी खूब सारी प्रोड्यूस कर पा रहा है रेजिस्टेंस की वजह से, और साथ में दूसरी चीज़ क्या आ रही है कि जल भी नहीं रहा है साथ के साथ। तो नाइक्रोम को हम इस केस में चूज़ कर लेते हैं। और क्या क्या यूजेस हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट के, तो इलेक्ट्रिक आयरन होगी, प्रेस वगैरह आपका पढ़े जब करते हो तो उसमें जो चीज़ यूज़ होती है वो भी क्या रहती है, इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें भी जूल्स हीटिंग लॉ ही यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसमें आ जाता है, एंड टोस्टर हो गए उसमें यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक हीटर आ जाएंगे उसमें हम ये सारा जो प्रिंसिपल है जूल्स हीटिंग का प्रिंसिपल है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी का, इसी को यूज़ कर रहे हैं हर जगह पे। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक छोटा सा ऐसे अप्लायंस होता है और यहाँ पे धागा सा लगा होता है, वो धागा नहीं होता, वो टंगस्टन वगैरह लगी होती है। कई बार ये बीच से टूट जाती है। टूटती कब है, जब करंट का फ्लो सडनली बहुत ज़्यादा हो रखा होता है और जिससे घर के जो अप्लायंसेस होते हैं उसके जलने के चांसेस बने रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, तो इसी वजह से वो जो फ्यूज़ लगाया होता है ना, मीटर के पास भी लगाया होता है, ये बीच से टूट जाता है।
टूटता क्यों है? ताकि करंट की सप्लाई रुक जाए, थोड़ी देर के लिए लाइट ही चली जाए पर आग ना लगे। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है? एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो फ्लो ऑफ करंट को रोक देता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो फ्लो ऑफ करंट रुक गया ना। क्यों इसको इंस्टॉल किया जाता है? ताकि जब भी एक्सेसिव बहुत ज़्यादा करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाए तो खुद ही रुक जाए। तो ये पूरे घर को जोड़ रहा था एक छोटा सा डिवाइस, पर अचानक से करंट का जो फ्लो था वो बहुत ज़्यादा आया। कोई भी ABC रीज़न हो सकता है। रीज़न में भी कि आज सबके अप्लाइंसेस बंद हैं, आपने एकदम से ऑन कर दिए तो सारा फ्लो आपके घर की तरफ को चलेगा। तो उस वजह से एक्सेसिव करंट की वजह से वो सारे अप्लाइंसेस जल ना जाए, तो यहाँ पे ये वायर जो होती है ये टूट जाती है। जनरली ये सोल्डर की बनी होती है। सोल्डर जो है एक एलॉय है, और एलॉय हमने पढ़ा था कि मेटल या नॉन मेटल्स का मिक्सचर हो सकता है। तो ये बनता है हमारा टिन और लेड का। टिन और लेड की वजह से क्या बनता है? सोल्डर बनता है, टिन और लेड की वजह से। तो फ्यूज़ जो है इट इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ वायर, एंड इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है। तो इसको बनाया इस तरह से गया होता है कि करंट, मैक्सिमम करंट टॉलरेंस पे ये टूटता है। ऐसे नहीं होता कि मतलब जिस दिन एक्सेसिव करंट आया टूट गया। मैक्सिमम जब होगी पॉसिबिलिटी कि आग लग सकती है अप्लाइंसेस के केस में, तो ये जल ही जाता है। फिर इसका जब मेल्टिंग पॉइंट, अब देखो मेल्टिंग पॉइंट लो बनाया है क्योंकि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी तब तो ये रोज़ ही गल जाएगा। तो इसको बनाया इसी तरह से सोल्डर की हेल्प से कि ये जले भी ना और करंट भी फ्लो करता रहे और हीट भी प्रोड्यूस हो, तो उसको ये टॉलरेट कर जाए। जिस दिन नहीं टॉलरेट हो गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट जब आ जाएगा तो ये फिर फाइनली बीच से टूट जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक्सेसिव करंट को कंट्रोल करता है। तो दो कंडीशंस में ये काम करेगा। एक तो ओवरलोडिंग के दिन जब बहुत सारे अप्लाइंसेस एक साथ ही चल रहे थे, एक ही टाइम पे चल रहे थे, बहुत ज़्यादा करंट उनको रिक्वायर्ड था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, दैट कैन इवन कॉज फायर। तो उस केस में बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हो गया। फ्यूज़ मतलब ये टूट के बीच से, जो वायर थी वो बीच से टूट चुकी है। फिर आता है शॉर्ट सर्किटिंग। जब लाइव वायर या फिर न्यूट्रल वायर आपस में टच कर जाती हैं कई बार, तो उस केस में फायर लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं क्योंकि करंट एक्सीड कर जाता है। तो शॉर्ट सर्किटिंग के टाइम पे भी इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यहाँ से टूट जाता है। दोनों ही कंडीशंस में हम देख रहे हैं कि करंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर चुका है, बहुत ज़्यादा आ रहा है एकदम से नॉर्मल वैल्यू के कंपैरिजन में। तो एक्सेस हीट प्रोड्यूस होती है जो इवन फ्यूज़ वायर को भी बर्न कर सकती है। तो दैट्स वाई इन दो कंडीशंस में मेनली हम देख रहे हैं, शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग के टाइम पे, कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बीच से टूट जाता है। अर्थिंग कर दी जाती है वायर्स की। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, इनको फाइनली भी तो कहीं जाना होता है, तो बोलते हैं ना घर में अर्थिंग करी होती है वायर्स की, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो सबसे बेस्ट एब्जॉर्बर है इलेक्ट्रॉन्स का। तो हम क्या करते हैं अर्थिंग के टाइम पे, हम मेटालिक बॉडी को, ये मेटालिक बॉडी यानी कि हमारे सारे अप्लाइंसेस थे, एक वायर से उनको जोड़ देते हैं, जैसे थिक कॉपर वायर इसमें यूज़ कर लेते हैं और उसको अर्थ के अंदर डीपली वरी कर देते हैं। तो जो अर्थ है इसका हमेशा ज़ीरो पोटेंशियल रहता है। तो जितने मर्जी आप घरों की अर्थिंग कर दो, इसको फ़र्क नहीं पड़ता उसके से। अर्थ हमारी मदर अर्थ इसीलिए बोली जाती है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर शॉर्ट सर्किट भी चला जाता है, तो जो एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे वो कहाँ चले जाते हैं? डीप इनसाइड द अर्थ, जहाँ पे वो वायर्स डाली होती हैं अर्थ के अंदर। और प्लग के केस में अगर देखोगे तो लाइव वायर स्पेशली ब्राउन कलर की जो होती है, और न्यूट्रल वायर जो जनरली ब्लू कलर की होती है, दो वायर्स होती हैं जो एक पूरा का पूरा सर्किट बनाती हैं हमारे घरों के अप्लाइंसेस का। अर्थ वायर जो होती है इट कैन बी ऑफ ग्रीन और येलो कलर, और ये हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जनरली यूज़ नहीं करी जाती, अर्थिंग के लिए सेव करी जाती है, तो इनको एज अ सेफ्टी वायर हम कंसीडर करते हैं। अब दो तरह का करंट होता है हमारे पास, वन इज़ डायरेक्ट करंट एंड दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट मतलब सीधा करंट है। जब आपको डायरेक्शनल वन डायरेक्शन में करंट चाहिए तो वहाँ पे लगता है डीसी। अल्टरनेटिंग करंट, आपने क्या किया, मीटर के साथ बहुत सारी वायर्स जोड़ दी, अब वहाँ से वायर कभी सीधी जा रही है, कभी उससे ऊपर की तरफ, कभी नीचे की तरफ। तो यहीं से आप वायर्स को लेके गए, मान लो रेड कलर की आई, ग्रीन कलर की आई, पर बाद में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया? ताकि अल्टरनेटिंग करंट जाए। जो घरों में होता है वो कौन सा सिस्टम होता है? वो होता है अल्टरनेटिंग करंट का। तो डायरेक्ट करंट के एग्जांपल देखोगे तो जैसे बैटरी आ गया, सेल फोन्स आ गए, टीवी आ गया, ये सारे डायरेक्ट करंट पे फंक्शन करते हैं। जैसे डायरेक्ट करंट में टीवी का आपका जो स्विच होता है, आपने लगा दिया स्विच अपने सॉकेट के साथ और साइड में टीवी रखा होता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा है। पर वो जो मेन पॉइंट से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वहाँ से कौन सा चल रहा है? अल्टरनेटिंग करंट चल रहा है। मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन है करंट की वो चेंज करती रहती है कॉन्टिन्यूसली। और रेक्टिफायर आता है एक। रेक्टिफायर जो होता है हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, और इसका मेन पर्पस क्या रहता है? ये अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता है इनटू डायरेक्ट करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जो मल्टीपल डायरेक्शन में करंट चला हुआ था,
जिसकी डायरेक्शन रिवर्स करे जा रही है, और डायरेक्ट करंट अब सिंगल डायरेक्शन में चलेगा जो करंट। तो मान लो आपके घर पे कोई फंक्शन था एंड यू नीड कि स्टेज के पास सारी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रहे, तो बाकी अप्लाइंसेस बंद कर दिए जाएंगे उस केस में, तो अल्टीमेटली रेक्टिफायर यूज़ करा जाता है। देन यू विल नोटिस कि जो रिवर्स कर रही थी डायरेक्शन करंट की, अब वो रिवर्स ना करके एक ही डायरेक्शन में जाएगी। तो रेक्टिफायर में क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ऐसा डिवाइस जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन बोल देते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ करंट को सीधा कर रहा है, स्ट्रेटन कर रहा है। और उसके बाद आते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर जो है ये डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सो इन्वर्टर क्या होते हैं, दे कैन कन्वर्ट डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट। पहले डायरेक्ट करंट था, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, अब हमें मल्टीपल डायरेक्शन में चाहिए, तो वहाँ पे आ जाएगा अल्टरनेटिंग करंट। डिवाइस कौन सा यूज़ किया, तो इन्वर्टर। रेक्टिफायर ने ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया, ये था रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन में क्या हुआ, हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हुआ था, मल्टीपल डायरेक्शन से एक डायरेक्शन। पर इन्वर्टर ने डायरेक्ट करंट को, जन आप इन्वर्टर वगैरह के बारे में सुनते हो, दैट इज़ डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पे इन्वर्टर यूज़ किया आपने, तो वो डायरेक्ट करंट को किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर। एक ट्रांसफार्मर आप सुनते हो, तो ये वो डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को फ्रॉम वन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट टू वन और मोर अदर सर्किट ईदर इंक्रीजिंग। ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट को ही सप्लाई करेंगे इन वन डिवाइस और द अदर डिवाइस। तो ये बोलते हैं ना, ट्रांसफार्मर ही उड़ गया था, तो स्टेप अप और स्टेप डाउन करना पड़ता है यहाँ पे वोल्टेज को, और उसी हिसाब से करंट जो है, ऑल्टरनेटिंग करंट डिफरेंट अप्लाइंसेस को प्रोवाइड किया जाता है। अब छोटा सा टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो जब भी ना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं, तो उनके अराउंड एक छोटी सी फील्ड बनती रहती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है हमारे इलेक्ट्रॉन्स के साइड में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, देयर इज ऑलवेज अ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल। करंट लगता है तो एकदम से हाथ चिपक जाता है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिज्म की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक जगह पे प्रेजेंट हमें मिल जाते हैं। जैसे एक मैग्नेट सुना होगा आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो सब्सटेंस होता है जो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है। पहले तो इसकी कॉम्पोजिशन देख लो, फिर लाइव एग्जांपल बताती हूँ। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक सॉफ्ट आयरन लिया जाता है, और सॉफ्ट आयरन के ऊपर बड़ी सारी ऐसे कॉइलिंग्स कर दी जाती हैं। ये कॉइलिंग करी होती है एक कॉपर वायर की। आपने बड़ी बड़ी हाइड्रा जो मशीन्स होती हैं उनको देखा होगा, ठीक है, गाड़ी वगैरह फंस जाती है तो आती है ना एक मशीन, तो उसके आगे ऐसे होती है, वो कुछ ऐसे जैसे मशीन होती है लाइक दिस, और इसके आगे एक बड़ा सा ऐसे दांत लगा होता है जो पिक करता है किसी भी गाड़ी को। ये हमें गाड़ी को ही पिक करवानी थी, तो यहाँ से बटन ऑन किया जाता है। ये मैग्नेट होता है, वैसे तो मैग्नेट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाती है, तो ये बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है इस मैग्नेट के अंदर, इस चुंबक के अंदर, तो ये किसकी तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करता है। अब ये गाड़ी के साथ बिल्कुल अटैच कर जाएगा, और जैसे ही अगर स्विच बंद करोगे, अब मान लो निकाल दिया आपने गाड़ी जिस भी खड्डे में फंसी हुई थी, तो इसने जब आगे रखनी है तो अंदर से स्विच बंद कर दिया जाएगा, और ये जो गाड़ी होगी ये इस मैग्नेट से छूट जाएगी। अदरवाइज मैग्नेट तो चिपका ही रहेगा ना, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहले स्विच ऑन किया तो गाड़ी के साथ चिपक जाएगा बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेट, गाड़ी को रख दिया उसके प्लेस पे, तो जैसे ही वहाँ से स्विच बंद करेगा इंसान जो भी बैठा होगा ड्राइवर अंदर, तो जैसे ही स्विच ऑफ किया तो ऑफ करने की वजह से ये मैग्नेटिज्म इसका चला जाता है, कोई मैग्नेटिज्म नहीं बचता, और जो गाड़ी है वो अलग हो जाती है, और हाइड्रा की जो मशीन थी वो अपनी अलग हो जाती है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट को इम्पैक्ट करते हैं वो भी देख लो। तो जैसे नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कितने कॉइल्स के ऊपर टर्न है तो उतना ही स्ट्रॉन्ग वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। कितना करंट उस कॉइल के थ्रू फ्लो कर रहा है वो आ गया। लेंथ ऑफ गैप कितनी है, मतलब इन कॉइल्स के बीच में गैप भी तो आ रहा है, तो इनके बीच में गैप कितना है, तो वो सब यूज़ किया जाता है। स्टील को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज़ नहीं करते, क्यों? क्योंकि जब स्टील के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है तो उसका मैग्नेटिज्म रह जाता है, तो हाइड्रा की जो मशीन है वो तो गाड़ी के साथ चिपकी रह जाएगी, तो वैसी कंडीशन ना हो, दैट्स व्हाई वी नेवर यूज़ स्टील। तो ये देखो, ये जब स्विच ऑफ भी कर देते हैं तो ये परमानेंट मैग्नेट की तरह एक्ट करने लग जाता है स्टील। तो कभी भी हम स्टील को यहाँ पे यूज़ नहीं करते, सॉफ्ट आयरन को यूज़ करते हैं, और सॉफ्ट आयरन के ऊपर क्या कर देते हैं, कॉइलिंग कर देते हैं कॉपर वायर की, लाइक दिस। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो मैग्नेट आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, एक नॉर्थ पोल होता है इसमें और दूसरा रहता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करेगी हमेशा, और कहाँ पे एंटर कर जाएगी, साउथ पोल के अंदर। हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू
और साउथ पोल पे ख़त्म, नॉर्थ पोल से शुरू साउथ पोल पे ख़त्म। तो ये हमेशा नॉर्थ पोल से ही एग्जिट ओरिजिनेट करती है और एंड कहाँ पे करती है, टर्मिनेट कहाँ पे करती है, तो साउथ पोल के ऊपर। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कंडेंस होंगी, जैसे दो बॉक्स ले लेते हैं इस तरह से, दोनों ही मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ, और ये साउथ नॉर्थ से प्रोड्यूस कर रही है लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शंस लगाते रहना अपने आप में, अगर भूल भी जाऊँ, मुझे कुछ और कॉन्सेप्ट बताना है यहाँ पे। अब देखो एक केस में ऐसे बना रही हूँ जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लोज दिखेंगी काफ़ी, इस तरह से, दिस वन। और यहाँ पे मैंने शो कर दी कुछ इस तरह से। जितनी ज़्यादा कंजस्टेड मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ पे मैग्नेटिज्म उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी ज़्यादा कंजस्टेड होंगी उतना ही मतलब उधर मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जितनी कंजस्टेड होंगी वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेंगी आपको। और दो मैग्नेटिक लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब ये वाली जा रही है इस तरह से, ये ऐसे नहीं जाएगी कभी भी दूसरी की इसको काटती हुई चली जाएगी, नेवर। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि जो फोर्स होता है उसकी कभी भी दो डायरेक्शंस नहीं देखोगे आप, सेम टाइम के ऊपर, सेम टाइम के ऊपर। एंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये क्लोज्ड होती हैं और कॉन्टीन्यूअस होती हैं, मतलब जा रही हैं नॉर्थ से निकल रही हैं साउथ पे एंड कर रही हैं, नॉर्थ से जा रही हैं साउथ पे एंड कर रही हैं, तो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। एंड अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स अगेन। तो अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग।